नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। आज की प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे प्रश्नावली भाग 6। जैसा कि आपको जानकारी है, हम पिछले कुछ समय से प्रश्नावली के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और अब तक मैंने आपको यह बता दिया है कि प्रश्नावली क्या होती है और तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में प्रश्नावली का उपयोग किन किन बातों पर निर्भर करता है। हमने यह भी जाना है कि प्रश्नावली का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। पूर्व परीक्षण के पश्चात प्रश्नावली को तथ्य संकलन के लिए उत्तरदाताओं के पास किस प्रकार भेजा जाता है और प्रश्नावली के साथ जो अनुत्तर की समस्या जुड़ी है वह क्या है और उसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम विस्तार से अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम इस श्रृंखला का अंतिम प्रेजेंटेशन देखेंगे और इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे प्रश्नावली की उपयोगिताओं की और प्रश्नावली की सीमाओं की। अर्थात आज के प्रेजेंटेशन में हम यह देखेंगे कि तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में प्रश्नावली की उपयोगिताएं क्या क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। हम पहले प्रश्नावली की उपयोगिताओं पर एक नज़र डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, जो सबसे पहली उपयोगिता प्रश्नावली की है वह है इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि अन्य प्रविधियों की तुलना में प्रश्नावली हमारे समय, हमारी ऊर्जा, हमारे धन और हमारे संसाधनों की बचत करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ अन्य प्रविधियों में हमें अपने उत्तरदाताओं से आमने सामने की स्थिति में सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, वहीं प्रश्नावली को हम डाक से भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म्स के माध्यम से भी हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे उत्तरदाता बहुत ज़्यादा विस्तृत हों भौगोलिक रूप से, कई शहरों में या कई ज़िलों में या कई राज्यों में हमारे उत्तरदाता फैले हुए हों, तो प्रश्नावली का उपयोग करने से हम बहुत कम समय में उन सभी के साथ संपर्क करके सूचनाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हम यह कहते हैं कि बाकी प्रविधियों की तुलना में प्रश्नावली एक कम खर्चीली प्रविधि होती है। प्रश्नावली की जो दूसरी उपयोगिता है वह यह है कि इट इज़ यूजफुल इन कलेक्टिंग वैलिड इंफॉर्मेशन व्हेन द टॉपिक ऑफ स्टडी इज़ रिलेटिवली पर्सनल और कंट्रोवर्शियल। अब इस विशेषता के बारे में बताने से पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम यह नहीं कह रहे कि प्रश्नावली का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें निजी विषयों के बारे में या विवादास्पद विषयों के बारे में बिल्कुल वैलिड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती ही हैं। वास्तव में रिसर्च से यह पता चला है कि अगर हमें बहुत निजी विषयों के बारे में या बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषयों के बारे में सूचना एकत्रित करनी है, तो जो 4 हमारी प्रचलित प्रविधियां हैं उनके स्थान पर यदि हम कोई प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष विधियों का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें ज़्यादा विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन जो हमारे पास 4 प्रविधियां उपलब्ध हैं, प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन और साक्षात्कार, इन चारों प्रविधियों को अगर हम देखें तो उनमें तुलनात्मक रूप से प्रश्नावली के माध्यम से जब हम सूचना एकत्रित करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ऐसे विवादास्पद विषय या निजी विषयों पर हमें प्रश्नावली के उपयोग से बाकी प्रविधियों की तुलना में ज़्यादा वैलिड और ज़्यादा सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और उसका कारण ये है कि जहाँ अन्य प्रविधियों के उपयोग में जो अनुसंधान करता होता है वो उत्तरदाता के सामने होता है और प्रायः वह उसके लिए अजनबी होता है, और एक अजनबी व्यक्ति के सामने प्रायः व्यक्ति अपने निजी जीवन के विषयों पर या बहुत ही विवादास्पद विषयों पर सही राय रखने में थोड़ा सा हिचकते हैं। और इसलिए चूंकि प्रश्नावली का जब हम उपयोग करते हैं तब अनुसंधानकर्ता
उत्तरदाता के सामने नहीं होता है और प्रायः वह उसको ये गारंटी भी देता है कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएंगी और केवल अनुसंधान के लिए ही उपयोग में लाई जाएंगी। और साथ ही अगर इसके साथ वो उसको एनोनिमिटी की भी गारंटी दे देता है, नाम रहितता की भी गारंटी दे देता है, तो उस स्थिति में तो उत्तरदाता के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि वह खुलकर उन विषयों के बारे में भी अपनी राय बेबाकी से रख देता है जिनके बारे में प्रायः वह दूसरी प्रविधियों में नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने एकाकी स्थान पर, चाहे वह ऑफिस में चाहे अपने घर पर बैठकर प्रश्नों के उत्तर लिख रहा होता है और अनुसंधानकर्ता उसके सामने नहीं होता है और साथ ही उसे ये गारंटी होती है कि उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वह थोड़ा सा इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है कि वह विवादास्पद विषयों पर या अत्यंत निजी विषयों पर भी अपनी राय को अभिव्यक्त कर सकता है। तो इस दृष्टि से अन्य प्रविधियों की तुलना में प्रश्नावली अधिक उपयोगी होती है। जो तीसरा एडवांटेज है क्वेश्चनायर का वह यह है कि इट इज़ फ्री ऑफ रिसर्चर्स एरर, यानी ये अनुसंधानकर्ता के द्वारा होने वाली त्रुटियों से रहित होती है या उनसे थोड़ा मुक्त होती है। कैसे? जैसा मैंने आपको बताया, प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं भरता है, यानी उत्तरों का अंकन चूँकि अनुसंधानकर्ता नहीं कर रहा होता है बल्कि उत्तरदाता उत्तर का अंकन कर रहा होता है, इसलिए अंकन में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों से हम बच सकते हैं। कई बार जो प्रश्नकर्ता होता है वो एक प्रश्न पूछता है, लेकिन उसका जो उत्तर दे रहा है उत्तरदाता वह उस उत्तर को ठीक प्रकार से नहीं समझता और जो उत्तर दिया है उसे गलत तरीके से अंकित कर लेता है। कई बार अंकन के प्रोसेस में गलती हो जाती है, तो कई तरह की इसमें समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो उत्तर दे रहा है वही उसका अंकन कर रहा है, अर्थात उत्तरदाता ही उत्तर लिख रहा है, इसलिए उत्तर के अंकन करने में अनुसंधानकर्ता का कोई रोल नहीं होता और इसलिए अनुसंधानकर्ता के स्तर पर जो त्रुटियां हो जाती हैं अंकन के दौरान उनसे हम बच सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है या एडवांटेज है क्वेश्चनायर की, वह यह है कि इट अलाउज टाइम एंड स्पेस फॉर अ कंसिडर्ड एंड वेल थॉट आउट ओपिनियन। अब इसका मतलब ये हुआ कि कई बार हमारे अनुसंधान का विषय ऐसा होता है कि जिसके बारे में अनुसंधानकर्ताओं ने पहले बहुत उसके बारे में पहले कोई विचार नहीं किया होता है या बहुत विस्तार से उसके बारे में नहीं सोचा होता है और जब अनुसंधानकर्ता उसके सामने आता है तो हड़बड़ी में उसको जो भी विचार उसके मन में आते हैं वो प्रकट कर देता है। हो सकता है बाद में उसे लगता हो कि वो उसे और बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकता था, लेकिन जब हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं तो प्रश्न उत्तरदाता को अनुसंधानकर्ता मेल कर देता है या डाक से भेज देता है, तो उसके पास 7 दिन का 10 दिन का समय होता है जब वह आराम से सोचकर उस विषय के बारे में अपनी राय को बनाता है और अभिव्यक्त करता है। तो ऐसा विषय जिसके बारे में उसने पहले से नहीं सोचा होता है या उसे उस विषय के बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्र करनी होती है ताकि वो अपनी कोई राय बना सके, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली बहुत उपयोगी होती है क्योंकि वह उसे अवसर प्रदान करती है कि वह उस विषय के बारे में ठीक प्रकार से पहले विचार कर ले और फिर अपना सुविचारित जो व्यू है, जो उसका सोच है, वह प्रश्नावली में अंकित करे। तो इस तरह से हमें उसका ज़्यादा स्पष्ट ओपिनियन और ज़्यादा सही ओपिनियन प्रश्नावली के माध्यम से मिल जाता है। और प्रश्नावली की जो अंतिम विशेषता है वह यह है कि द रिसर्चर हैज़ ऑल द रिस्पॉन्सेज इन राइटिंग। तो इसमें चूँकि वह स्वयं लिख करके उत्तरदाता स्वयं लिख करके अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली लौटाता है, तो उसके पास प्रमाण के रूप में सारे जो उत्तर होते हैं वह लिखित रूप में विद्यमान होते हैं और इसलिए अनुसंधानकर्ता के लिए किसी भी तरह से कोई कठिनाई नहीं होती है उनकी वैधता को सिद्ध करने की दृष्टि से। अब ये तो हमने देखी जो प्रश्नावली के लाभ हैं या उपयोगिताएं हैं, लेकिन प्रश्नावली के उपयोग के साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारी सीमाएं भी हैं। उन सीमाओं की अब हम चर्चा करेंगे।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, जो सबसे बड़ी समस्या प्रश्नावली के साथ है वह यह है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलिटरेट और लेस एजुकेटेड पीपल। अब प्रश्नावली चूँकि उत्तरदाता को स्वयं भरनी होती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा उत्तरदाता पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसलिए जब हमारे अध्ययन का विषय बहुत ही सामान्य जनसंख्या से संबंधित हो, जिसमें सभी तरह के लोग होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं, कम शिक्षित भी होते हैं और शिक्षित भी होते हैं, तब प्रश्नावली थोड़ी कम उपयोगी हो जाती है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति प्रश्नावली नहीं भर सकते, या जो कम शिक्षित व्यक्ति होते हैं वे भी ठीक से प्रश्नावली को नहीं भर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर प्रश्नावली बहुत ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे सभी उत्तरदाता शिक्षित हैं तो फिर प्रश्नावली एक अच्छी प्रविधि हो सकती है। दूसरी जो समस्या प्रश्नावली के साथ है वह है कि इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर एक्सटेंसिव इन डेप्थ स्टडीज़। जब हमारा अध्ययन का विषय बहुत गंभीर हो और जिसमें हमें बहुत ही विस्तृत डेटा कलेक्शन करना हो और जब हमें बहुत ही गहन अध्ययन करना हो, वहाँ पर प्रश्नावली बहुत उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के अध्ययनों में फिर प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे प्रति प्रश्न, बहुत सारे पूरक प्रश्न, बहुत सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हमको पूछने पड़ते हैं, और ऐसा जब हम करते हैं तो फिर प्रश्नावली की जो साइज़ है वो बहुत बढ़ जाती है। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और रिसर्चर्स ने ये सिद्ध किया है कि अगर प्रश्नावली बहुत ज़्यादा लंबी है, उसको भरने में 25 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, तो फिर प्रायः उत्तरदाता प्रश्नावली भरने में रुचि नहीं रखते हैं। तो फिर हम भले ही उसे अपने उत्तरदाताओं के पास भेज दें, पर उत्तरदाता हमें भरी हुई प्रश्नावली नहीं लौटाते, अर्थात अनुत्तर की समस्या बढ़ जाती है। अनुत्तर की रेट जो है, नॉन रिस्पॉन्स की जो रेट है वह बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत सामान्य अगर अध्ययन के विषय हों या बहुत लोकप्रिय या रुचिकर विषय हों, तब तो प्रश्नावली उपयोगी होती है, लेकिन बहुत गंभीर गहन अध्ययनों में यह प्रविधि बहुत उपयोगी नहीं रहती है। इसके बाद जो अगली सीमा इस विधि की है वह यह है कि डजंट अलाउ फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है जो प्रश्नावली के साथ है। प्रश्नावली को हम उत्तरदाताओं के पास भेज देते हैं और फिर उत्तरदाता उसमें अपने विचार भरकर लिखकर हमें लौटाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो समस्या है वो यह है कि हमें जो सूचनाएं उत्तरदाता दे रहा है हमें उस पर ही निर्भर करना पड़ता है, उसे ही सच मानना पड़ता है। दूसरी जब प्रविधियां हम उपयोग में लाते हैं तो हम आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर नोट करते हैं। तो न सिर्फ उत्तरदाता क्या कह रहा है हम यह सुन रहे होते हैं, बल्कि वह कैसे कह रहा है वह भी हमें दिखाई देता है। हम उसके एक्सप्रेशंस को, उसके हाव भावों को भी पढ़ लेते हैं और उसके आसपास की परिस्थितियों को भी देख पाते हैं। तो इन सब से हमें यह जानने का अवसर मिलता है कि अनुसंधानकर्ता कितनी सही सूचनाएं हमें प्रदान कर रहा है। लेकिन प्रश्नावली में हमें यह अवसर नहीं मिलता कि हम उसके हाव भावों को पढ़ सकें या उसके आसपास के वातावरण को देख सकें। तो इस कारण जो लाभ हमें आमने सामने की स्थिति में प्राप्त हो जाता है, जो अतिरिक्त सूचनाएं हमें मिलती हैं और जो हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी हो सकती हैं, उन सूचनाओं से हमें वंचित रहना पड़ता है। तो ये एक समस्या है जो प्रश्नावली के साथ है। फिर प्रश्नावली की एक और सीमा यह है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एरर इज़ हाई। सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या है, निदर्शन त्रुटि का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति से हमें सूचनाएं चाहिए वह हमें सूचनाएं न देकर किसी अन्य व्यक्ति से भी सूचना दिलवा सकता है। अब चूंकि प्रश्नावली हम उत्तरदाता को भेज देते हैं और उससे ये आग्रह भी करते हैं कि वह स्वयं ही उस प्रश्नावली को भरे, किसी अन्य व्यक्ति से न भरवाए, क्योंकि हमारे लिए हमारे उत्तरदाता की जो विचार हैं वही महत्वपूर्ण है। किंतु इसके बाद भी यह सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं होती कि उत्तरदाता ने ही उस प्रश्नावली को भरा है। हो सकता है कि वह प्रश्नावली किसी अन्य व्यक्ति को दे दे, अपने परिवार के किसी सदस्य को दे दे, अपने किसी रिश्तेदार को दे दे, अपने किसी मित्र को दे दे और वह उस प्रश्नावली को भरकर हमें दे। तो चूँकि
अलग अलग व्यक्तियों के विचार अलग अलग होते हैं और हमें जिनके विचार चाहिए, हमें उनके विचार न मिलकर किसी अन्य के विचार प्राप्त हो रहे होते हैं। तो उससे हमारे अध्ययन की प्रामाणिकता पर, हमारे अध्ययन की विश्वसनीयता पर, उसकी वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह भी प्रश्नावली के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद प्रश्नावली से जुड़ी हुई जो एक और समस्या है वह यह है कि द रिस्पोंडेंट में नॉट फिल द क्वेश्चनर विथ ऑल द सीरियसनेस दैट इट डिजर्व्स। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या इसके साथ जुड़ी हुई है। प्रायः प्रश्नावली हम उत्तरदाता को दे देते हैं और वह अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उसको भरता है। तो प्रश्नावली भरते समय चूँकि अनुसंधानकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं होता है, इसलिए उत्तरदाता कोई और काम करते हुए साथ साथ प्रश्नावली को भर सकता है। उसका पूरा ध्यान प्रश्नावली को भरने में ही केंद्रित हो, ये आवश्यक नहीं है। वह टेलीविज़न देखते हुए भी प्रश्नावली भर सकता है, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए प्रश्नावली भर सकता है, वह कोई और कार्य करते हुए प्रश्नावली को भर सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली में भरी गई सूचनाओं की गंभीरता प्रभावित हो सकती है। इस बात की संभावना विद्यमान रहती है। हो सकता है कि वह अन्य व्यक्तियों की राय लेकर के उत्तर भरे, तो वास्तव में वह उत्तरदाता की नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों की राय हमारे पास आ जाए। तो यह जो गंभीरता, क्योंकि हमारे पास ये जो सूचनाएं आ रही हैं वह अनुसंधान के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं और अनुसंधान के माध्यम से हम निष्कर्षों तक पहुंचना चाहते हैं, किसी तरह का जनरलाइजेशन करना चाहते हैं, और इसलिए अगर हमें सही सूचनाएं नहीं मिलेंगी तो हमारा अध्ययन की वैधता प्रभावित होगी। तो इस कारण प्रश्नावली के साथ ये समस्या है कि हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि हमारा उत्तरदाता पूरी गंभीरता के साथ उन प्रश्नों के उत्तर को भरेगा। फिर प्रश्नावली के साथ एक और जो समस्या है वह है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ आंसर्स। अब आंसर्स का मैनिपुलेशन यानी आंसर्स को बदलना, आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार अपने उत्तरों को बदल देना, वास्तविक उत्तर न देकर कुछ बनावटी उत्तर देना, यह भी संभव है प्रश्नावली में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रश्नावली पूरी की पूरी उत्तरदाता को भेज दी जाती है और उत्तरदाता सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेता है। तो कई बार वो देखता है कि बाद में कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर न लिखना, उससे उत्तर ज़्यादा न लिखना पड़े, इसलिए वह पहले प्रश्नों को उसी अनुसार उत्तर देता है। मान लीजिए कि हमने उससे पूछा यदि हाँ तो क्यों, तो अगर वह क्यों का उत्तर देने से बचना चाहता है तो वह उसका उत्तर नहीं में दे सकता है। तो इसलिए बाद के प्रश्नों को देखकर वह पहले प्रश्नों का उत्तर अपनी सुविधा अनुसार बदल सकता है। बाकी जो प्रविधियां हैं उसमें हम एक एक करके प्रश्न पूछते हैं, उत्तरदाता को पहले से सारे प्रश्न नहीं बताते हैं, तो इस बात की संभावना रहती है कि वह सही उत्तर देगा। लेकिन चूंकि प्रश्नावली में वह सारे प्रश्नों को पहले ही देख लेता है, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह अपने उत्तरों में फेरबदल करे, उस पर किसी तरह की मैनिपुलेशन करे, और यदि वह ऐसा करता है तो फिर हमें सही सूचनाएं नहीं मिलती हैं, और चूँकि हमें सही सूचनाएं नहीं मिलती इसलिए हमारे रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं, एरोनियस हो सकते हैं। और अंतिम जो समस्या क्वेश्चनायर के साथ है वह नॉन रिस्पॉन्स की है, जिसके बारे में हम पहले विस्तार से बात कर चुके हैं। अनुत्तर की समस्या वह यह कि कई बार हम प्रश्नावलियां तो अपने उत्तरदाताओं के पास भेज देते हैं, लेकिन वे उसके उत्तर भरकर हमें नहीं भेजते हैं। तो मान लीजिए हमने 500 उत्तरदाताओं को हमारी प्रश्नावली भेजी, लेकिन उनमें से केवल 200 ने ही हमें हमारी प्रश्नावली भरकर लौटाई, तो फिर हमारा निदर्शन छोटा हो जाता है और फिर बाकी के 300 लोगों से सूचना एकत्रित करने के लिए हमें दूसरे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इससे जो प्रश्नावली में जो इकोनॉमी की, बचत की जो विशेषता है वह ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अगर नॉन रिस्पॉन्स यानी अनुत्तर की जो समस्या है वह भी प्रश्नावली के साथ जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस तरह से प्रश्नावली जो है वह यद्यपि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है तथ्य संकलन की, लेकिन उसकी बहुत सारी सीमाएं भी हैं, और एक अच्छा अनुसंधानकर्ता बहुत ध्यान से
प्रश्नावली का निर्माण करता है और कोशिश करता है कि ये जो सीमाएं हैं प्रश्नावली की उनको वह किसी प्रकार नियंत्रित करे। अगर वह इन सीमाओं को नियंत्रित कर पाता है तो उसके बाद प्रश्नावली तथ्य संकलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी प्रविधि साबित हो सकती है। तो प्रश्नावली के संदर्भ में आप लोगों को मुझे इतना ही बताना था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना होगा और आप लोगों को जो भी जानकारी प्रदान की गई है वह आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।